हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस की और मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे बल और गति के नियम के बारे में, जिसमें अपन ने गति के प्रथम नियम के बारे में बात करी थी। और गति के प्रथम नियम के अपन ने एग्जाम्पल्स वगैरह देख करके ये समझा था कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है। आज अपन बात करने वाले हैं गति के द्वितीय नियम के बारे में, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग अपने कॉपी, किताब, पेन जो भी है वो सब लेकर के तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम। प्रथम नियम जो कल अपन ने पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़े थे, उसके नीचे ही आप लिखेंगे द्वितीय नियम। क्या लिखेंगे? द्वितीय नियम। ठीक है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप सभी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले आप वो लिखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को वो समझा दूंगा कि ये मैंने क्या लिखवाया है। तो आप लिखेंगे वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु का जो संवेग है उसमें परिवर्तन की जो दर है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन जो होगा वो आरोपित बल जो है, यानी जो आपने फोर्स लगाया है, उसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले अपन समझते हैं कि संवेग जो है वो क्या होता है। तो संवेग बेसिकली होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का गुणा उसके जब वेलोसिटी से, वेग से किया जाता है तो उसे कहा जाता है संवेग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोमेंटम। और इसे का फॉर्मूला यानी मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m/v। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि संवेग में परिवर्तन, तो बताइए मास यानी द्रव्यमान में कभी परिवर्तन होगा क्या? कभी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल होगा तो होगा किसमें? वेलोसिटी में, वेग में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, वेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन को ही हम एक्सेलरेशन, त्वरण कहते हैं या नहीं कहते? अरे त्वरण कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं ना। तो संवेग होता क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, अब द्रव्यमान गुणा वेग है और आपको बोल दिया कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित होने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी फोर्स जो होता है, बल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? m इंटू V2 माइनस V1 के।
क्योंकि मास यानी द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। और V2 माइनस V1 क्या होता है, A। तो F इज इक्वल टू आ गया ma, क्या आ गया, ma। तो ये जो F इक्वल टू ma आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, इसके बारे में आप लोगों को जो न्यूटन महोदय हैं उसके द्वितीय नियम से पता चलता है। कैसे आया, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, बल के। तो बल बराबर हो गया m इंटू V2 माइनस V1 और V2 माइनस V1 होता है A, तो F बराबर आ गया ma। ठीक है, इसीलिए इस F बराबर ma फॉर्मूले से, इस सूत्र से ही हमारे पास में इस व्यंजक से एक नई डेफिनेशन और निकलती है द्वितीय नियम की। या द्वितीय नियम ये भी कहा जा सकता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर आरोपित बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या यही चीज़ लिखवाई है, देखो आरोपित बल मान लीजिए m, F बराबर, F क्यों, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स को अपन मान लेते हैं F, उसके बराबर क्या होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण यानी A गुणनफल के बराबर होगा। तो F बराबर ma, क्या यही सूत्र अपन ने पीछे भी लिखा था, बिल्कुल। तो ये जो अपने पास में बल आता है, इस बल का मात्रक क्या है ये आप लिख लीजिए। तो बल का मात्रक, फोर्स क्या होता है ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, अब आपको इसका मात्रक लिखवा देता हूँ। तो बल का मात्रक होता है, या फिर इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, तो वो होती है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात, ये आपको याद रखना है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है, उस गुरुत्वीय बल को ही हम उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार कहते हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि भार एक प्रकार का बल होता है, क्योंकि भार बराबर होता है mg। भार बराबर क्या होता है, mg, ये है आपका भार, जबकि ये जो m है ये है आपका द्रव्यमान। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे तो आप उस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वस्तु का भार जो है वो चेंज होता है, और वस्तु के भार में परिवर्तन इस गुरुत्वीय त्वरण g की वजह से ही आता है। क्योंकि g जो है आप लोग सभी जानते हैं कि हर जगह चेंज होता है, और इसका लगभग एवरेज मान लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये पूरी की पूरी पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड पर यही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये चेंज होता है। अब ये चेंज कैसे होता है, कितना होता है, उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी है,
आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि इसके g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड जो अपन लेते हैं वो जनरली अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर ले जाने पर कितना हो जाएगा। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल उसके भार में परिवर्तन आता है। और भार में परिवर्तन कितना आएगा, तो जैसा कि आपको पता है चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण 6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है ना, तो वहाँ पर भार जो है वो 1/6 होगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। द्रव्यमान पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए किसी भी वस्तु का सेम रहेगा, ठीक है, भार परिवर्तित होता रहता है। अब आप जो है संवेग का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से एक आवेग और होता है जिसके बारे में भी आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहा जाता है और इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेग यानी इम्पल्स यानी ये इक्वल होता है फोर्स इनटू टाइम के, बल गुणा समय अंतराल। ये कहता है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी जे बराबर होता है F इंटू टी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और आवेग की अगर आपसे यूनिट पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन सेकेंड आप जो है इस आवेग की यूनिट कह सकते हो, क्लियर है। चलिए, तो अब आप इस द्वितीय नियम को जो अपन ने पढ़ा है इसके आप एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उदाहरण। तो उदाहरण, पहला उदाहरण आप लिखेंगे सभी अपनी कॉपी के अंदर, और वो है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को पकड़ना आसान है, ठीक है। तो समान वेग से यानी सेम वेलोसिटी के साथ में अगर एक तरफ से आप क्रिकेट गेंद फेंकते हो और एक तरफ से आप फेंकते हो टेनिस गेंद, तो आप लोगों के लिए कौन सी गेंद पकड़ना आसान होगा। तो ऑब्वियस सी बात है टेनिस गेंद को पकड़ना आसान होगा। लेकिन इस द्वितीय नियम से ये बात कैसे सिद्ध होती है ये देखिएगा। आपको बोल दिया द्वितीय नियम में कि F बराबर होगा ma, और एक है कि संवेग बराबर होता है mv, यही था, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है दोस्तों कि जो आपकी वेलोसिटी है वो समान बोल दी है, यानी ये जो आपकी v है ये तो सेम बोल दिया। इसने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल का वेग और क्रिकेट की गेंद का वेग बराबर है, लेकिन आपको पता है कि द्रव्यमान तो किसका ज़्यादा होगा, क्रिकेट की गेंद का ही होगा टेनिस की गेंद से, ठीक है। अब देखिए, जब वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी में परिवर्तन तो कोई लेना देना आपने नहीं है, यानी अपने को a के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप m को देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा टेनिस की बॉल से, ठीक है। और अब अगर क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको भी पता है दोस्तों
कि भाई ज़्यादा अगर बल लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो कठिनाई का काम है। आसानी से अगर किसी चीज़ को पकड़ना है तो वो अपन किससे पकड़ सकते हैं, किसको आसानी से अपन पकड़ सकते हैं, जो अपने से कम ताकत रखता हो, अपने से कम ताकतवर हो। अपने से ज़्यादा ताकतवर है उसको तो अपन आसानी से पकड़ ही नहीं सकते। तो जिसमें ज़्यादा बल लगेगा उसको अपन आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, तो कम बल जिसमें लग रहा है उसको अपन आसानी से पकड़ लेंगे, यानी टेनिस की बॉल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अब ये मैंने एक एग्जाम्पल पूरा डिटेल में समझा दिया। अब आप जो है अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल और कुछ, जैसे कि कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। कराटे जो खिलाड़ी खेलते हैं आपने देखा होगा, वो अपने एक झटके में, एक हाथ से ईंट का जो 2 या 3 ईंटें रखी होती है वो एक झटके में तोड़ देते हैं। या जो अपनी एक लकड़ी का पूरा स्लैब बना रखा हो, 10-12 आपने पट्टियाँ ले रखी है, एक ही झटके में वो सबको तोड़ डालते हैं। तो वहाँ पर भी आपका यही नियम लगता है। ऐसे ही अपने अगर अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अधिक गहराई तक अगर हमें कील को गाड़ना है तो हम भारी हथौड़े का उपयोग करते हैं। चौथा आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि आपके जो क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो खेलते समय जैसे ही आपके जो है कैच आ रहा होता है तो अपने हाथ को बॉल हाथ में लेने के बाद में ऐसे नहीं है कि हाँ बस खड़े हो गए, तो वो क्या करते हैं जैसे ही उनके हाथ में बॉल आती है अपने हाथ एकदम से पीछे खींचते हैं। क्या करते हैं, एकदम से पीछे खींचते हैं। उसके पीछे खींचने का यही होता है कि जैसे ही उसने बॉल उसके हाथ में आई है तो वो जो अपने हाथ पूरा फोर्स लगाने वाली है उसके हाथ पर, अगर उसे फोर्स लगाने के लिए और थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो उसके हाथ पर चोटिल होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए वो अपने हाथ एकदम से पीछे खींचते हैं। या
जब कैच आ रहा होता है तो वो खिलाड़ी ये कोशिश करता है कि बॉल जहाँ टप्पा खाने वाली हो एग्जैक्ट मैं अगर वहीं जा पर के खड़ा रहूँगा तो मुझे कम संभावना है, वरना आपने देखा होगा एकदम से कोई बॉल जा रही है और बीच में आप हाथ लगाओगे तो अपने एकदम से झटका लगता है हाथ में और कई बार हाथ चोटिल हो जाता है। और ऐसा अक्सर तब होता है जो आपने देखा होगा कि प्लेयर जैसे ही खेल रहा है उसकी सामने जो पॉइंट वाली पोजीशन होती है ना, कहते हैं ना पॉइंट वाली, मैं हालांकि क्रिकेट विकेट ज़्यादा देखता नहीं तो मुझे नहीं पता, पॉइंट की जो पोजीशन होती है वहाँ पर जो कैच आते हैं उनको पकड़ते टाइम जो है मैक्सिमम टाइम खिलाड़ी चोटिल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बॉल एक तो बैट से तत्काल लगी ही होती है और बहुत फास्ट स्पीड से जाती है और उसी टाइम बीच में हाथ डाल करके जो बॉल को रोका जाता है तो बॉल अपना पूरा फोर्स उसके हाथ पर लगाती है और उस समय लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सब जो है आपके द्वितीय नियम के एग्जाम्पल है, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है उसी के ये सभी एग्जाम्पल है। तो ये दोस्तों अपना जो सेकेंड लॉ था वो आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम की तरफ। तो आप सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तृतीय नियम। अब ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये बहुत शानदार मोशन है। इसके बारे में पहले, इस लॉ के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा, हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती गई है, आप सभी लोगों ने उसे बहुत अच्छे से मनाया होगा। और आपको पता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे करो, है ना। लेकिन ये न्यूटन महोदय जो है वो गांधी जी से पहले ही एक अलग लॉ दे के जा चुके थे। अब मैं आज तक उसी दोनों में कंफ्यूज हूँ, आप भी उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी देखिएगा। अब न्यूटन महोदय कहते हैं कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को एक चाटा मारा तो सामने वाला आपके जड़ के एक थप्पड़ देगा ही। हो सकता है मेरे जैसा हो तो 2-3 मारे, लेकिन एक थप्पड़ तो 100% देगा। अब यार गांधी जी कहते हैं कि एक थप्पड़ मारेगा तो आप दूसरा गाल आगे करो खुद दूसरी खाने के लिए। और न्यूटन कहता है कि आपको अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको सामने एक और मारनी है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि गांधीवादी जो युग था वो पहले था। अब आज का टाइम में ना ऐसा नहीं है, आज के लोग ऐसे नहीं समझेंगे। आज के लोग तब समझेंगे जब आप उनको जड़ करके 3-4 थप्पड़ मारोगे, है ना। ऐसे मारनी नहीं है किसी को, मैं मजाक के लिए समझा रहा हूँ। तो ये आपको समझना चाहिए कि तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। ऐसा होगा, भाई गांधी जी ने कहा था सेम दिशा में, लेकिन अपने न्यूटन ने कहा कि विपरीत दिशा में। अगर आप किसी को मारोगे तो सामने वाला आपको मारेगा। किस के मारता है रे, दबा के मारने का एक्सपीरियंस अगर आप चेक करना चाहते हो तो अपने छोटे भाई को मार के एक बार देखिएगा, फिर वो आपको सामने जड़ के देगा एक, अगर छोटा है तो। हाँ, अगर ऐसे मिडिल में है, मतलब एडल्ट हो चुका है, वयस्क है, तो वो फिर समझेगा कि नहीं बड़े भैया है। पर अगर ऐसा है जो बदमाश है तो फिर आपको मारेगा भाई। तो ये है तृतीय नियम। अब तृतीय नियम क्या कहता है, लिख लो भाई थ्योरी के रूप में। तो ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर ही परंतु डायरेक्शन में अपोजिट, विपरीत दिशा में आपके प्रतिक्रिया होती है। समझ में आ गई बात। ये बेसिकली ऐसा कहता है कि ये अपने पास में अगर एक बॉक्स है, मान लीजिए ए बॉक्स, और ये अपने पास में है एक बी बॉक्स। ठीक है, ये ए बॉक्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F ऑफ A,
ये इसके पास में फोर्स लगा रहा है एफ ऑफ बी। क्लियर है? तो ये एफ ऑफ ए बराबर होगा माइनस एफ ऑफ बी के। ये माइनस साइन केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैग्नीट्यूड एफ ऑफ ए और बी का इक्वल ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो तृतीय नियम जो है क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है अपन तृतीय नियम को कहते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है? बहुत सारे। देखिए इसके तो भरमार है एग्जाम्पल होगी। आप एग्जाम्पल पहला इसका लिखेंगे, जैसे कि रॉकेट जो है जो उड़ता है ना दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि रॉकेट के पीछे से धुआं निकलता है वाइट कलर का। वो जो धुआं होता है वो धुआं ही रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो रॉकेट का आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उसमें न्यूटन का तृतीय नियम ही लगता है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखेंगे और कौन सा, तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। हाँ सर, ऊपर से कूदा तो सर इसमें क्या है? अरे भाई देखो, आपकी इच्छा करी आप एक बिल्डिंग पे चढ़े और आप सोचो कि अगर इस बिल्डिंग की हाइट मापना चाहता हूँ मैं, तो आपने क्या करा कि सीधा ऊपर से नीचे जंप लगा दी। अब हाइट मापने के लिए जंप तो लगाई थी, लेकिन जब आप दीवार की जो नीचे फर्श थी उसके ऊपर कूदे, तो फर्श के ऊपर आप जब कूदे तो आपने फर्श पर फोर्स लगाया। अब मैंने क्या बोला? क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही विपरीत दिशा में। आपने फोर्स लगाया किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। सरफेस ने क्या करा? फोर्स लगाया आपके ऊपर। और जब किसी भी मनुष्य के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? मनुष्य की हड्डी वड्डी टूटेगी, तो चोट लगना यानी हड्डी वड्डी टूटना। तो वो जो फोर्स है अपने जो सरफेस है उसने क्या करा? आपके ऊपर फोर्स लगाया, इसलिए आपकी हड्डी वड्डी टूट गई। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। समझ में आ गई बात? तो बंदूक से जैसे ही अपन गोली वगैरह छोड़ते हैं, तो बड़ी जो आपने है ना बॉर्डर वगैरह पिक्चर वगैरह अगर देखी हो, बॉर्डर पिक्चर में, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है, जो बंदूक से धड़ 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 गोलियां छोड़ी जा रही होती है, उसी समय ठीक आपने कंधे के नीचे पूरी उस बंदूक को दबा के रखा जाता है, उसके पीछे भागले भाग को। क्यों? क्योंकि जब आप गोली छोड़ोगे तो गोली जिस वेग से आगे जाएगी, वो गोली एक बार एक पल के लिए बंदूक के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाकर जाती है, इसीलिए वो बंदूकें हिलती है। तो वो बंदूक का झटका आपको जोर से नहीं लगे, इसीलिए कंधे के नीचे पूरा दबा करके फिर छोड़ी जाती है। ऐसे ही जैसे ही अपने पास में है और एग्जाम्पल, तो नाव को चलाने के लिए बांस से जमीन को दबाना। ठीक है? तो आप जब नाव के अंदर बैठे हो, अब अगर आप नाव को आगे पीछे करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि जो उसके जो होते हैं ना भाई, उसके अंदर रखे हुए जो बांस होते हैं जिससे वो चलती है,
उस बांस को आपको क्या करना पड़ेगा, जमीन के ऊपर दबा दबा के आपको पीछे, देखो अगर आप उसको पीछे की तरफ खींचोगे उसके डंडों को तो आपका नाव जाएगा आगे, आप अगर डंडों को आगे की तरफ करोगे तो नाव जाएगा पीछे की तरफ। समझ में आ गई बात। इसका और एग्जाम्पल देख सकते हो। एक बार मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर बताना चाहूँगा कि ये है अपने पास में एक, मान लीजिए नाव, क्या है, नाव। अब ये नाव जो है मशीन से चलने वाली थी, लेकिन ये पानी के बीच में जाकर के ख़राब हो गई और इसमें है ना टोटल पत्थर पड़े थे, ये 6 इधर और 6 इधर। इसके अंदर बैठा हुआ था नाविक, ये नीव मान लो, अब जो बैठा है ना उसका नाम नीव मान लो। नाव के अंदर बैठा है नीव, ठीक है, और वो लेकर के चला गया, सपोज करिए माउंट आबू के नक्की झील में, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, उस झील के अंदर गया और झील में जाते ही वो मशीन उसकी जो है वो ख़राब हो गई। अब वो जो है उसकी जहाज, उसकी जो नाव है वो नहीं चल रही है। अब चल नहीं रही है तो नाव तो बीच में अटक गई, लेकिन अब उसको आना है किनारे की तरफ, और मान लीजिए झील का किनारा है इधर, ये क्या है, किनारा है, ठीक है। तो इस किनारे पर आने के लिए उसे जो है ये पत्थर किस डायरेक्शन में फेंकने चाहिए, ये ए डायरेक्शन की तरफ या बी डायरेक्शन की तरफ, बताइए। अगर आपको न्यूटन का तीसरा नियम अच्छे से समझ में आया है, मैंने आप लोगों को जो समझाया वो बात अगर समझ में आई है तो मुझे ये बताइए कि अब उसे जो है ये पत्थर किस डायरेक्शन में फेंकने चाहिए, ए डायरेक्शन में या बी डायरेक्शन में, ताकि उसका नाव किनारे की तरफ आ जाए। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। बिल्कुल इन पत्थरों को जब आगे फेंका जाएगा इस तरफ बी डायरेक्शन में, तो ये पत्थर के ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, है ना, आप पत्थर के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये जो पत्थर अंदर, ये जो पत्थर जब बाहर जाएगा तो पत्थर एक बार आपके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाएगा, और जब आपके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये नाव धीरे 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 इधर इधर खिसकते 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 किनारे पर आ जाएगी। समझ में आई बात। तो हमेशा ऐसा जो है एक ऐसा कभी इमेजिनेशन बना करके क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको वहाँ आंसर करना है कि हमें पत्थर जो है जो किनारे से दूर की ओर फेंकना है। किनारे की तरफ अगर पत्थर फेंक दिए तो आप इधर भागोगे तो दूर जाओगे। आपको क्या करना है, किनारे से दूर पत्थरों को फेंकना है। देखो ये अपन पत्थर कहाँ फेंक रहे हैं, किनारे के पास या किनारे के दूर, किनारे से दूर। तो पत्थर जब किनारे से दूर फेंकोगे तभी आपकी जो है नाव किनारे की तरफ आएगी। ये नहीं कि आपको किनारे के पास जाना है तो पत्थर किनारे की तरफ फेंक दो, या आप ये नहीं सोच लेना है कि पत्थर को जो है जैसे जैसे अपन खाली करते जाएंगे तो नाव ऑटोमेटिक चलेगी। नहीं भाई, वो चलेगी नहीं। नाव तब तो क्या होगा, पानी के ऊपर आ रही होगी, अगर डूब रही है तो सामान बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। चलो भाई, तो अब अपने बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों आज अपने जो है बहुत अच्छे से न्यूटन के तीनों नियमों को समझ लिया, बल्कि परिभाषा को समझ लिया, इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। अब इसके अंदर जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा होगा और भी कुछ चीज़ें तो वो आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी, अन्यथा फिर जो है अपन बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।